Hello everyone, is my voice and video audible to everyone? Hi, good evening. Okay, hello Himani, hello Sangya and Pragati. Okay, fine. So guys, last class में हमने पढ़ा था that what is the difference between financial accounting and your cost accounting. So last class वाला सबको clear है? Guys, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था. इज द कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर टू एवरीवन दैट कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है? और इज देयर एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है उसके अंदर? गाइस प्लीज रिप्लाई. ओके यश, यू आर न्यू, नॉट अ प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा हमारा 3-4 क्लासेस का पहले निकला हुआ है. विधि नो सर क्लियर. ओके फाइन. यश, अब थोड़ा सा निकला हुआ है हमारा. सो दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं. 1-2 क्लासेस में हम कवर अप कर लेंगे. संगिनी, अभी तो हम पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक रिपीट नहीं कर पाएंगे. बट ये है, प्रगति कैन यू प्लीज टेल द कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रीफ अगेन. ओके, पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक तो हम ब्रीफ दोबारा से नहीं कर पाएंगे. कुछ छोटे मोटे डाउट्स होते हैं तो वो ले लेते हैं. प्लस हम जो उसकी रिकॉर्डिंग क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा. वो रिकॉर्डिंग क्लास आप एक बार देखना. बस कोई डाउट होता है तो वो डाउट्स हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं. In cost accounting, we count individual costs of the things. या इमानी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. हमने पढ़ा था कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स की मेजरली 3 डिविजन्स होती हैं. हमारे अकाउंट्स की जो 3 डिविजन्स होती हैं उसमें आपका एक डिवीजन होती है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सेकेंड डिवीजन हमारी जो होती है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड थर्ड डिवीजन जो हमारी होती है वो होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Financial accounting is basically related to your uh, recording, recording of transactions and managing into the most appropriate manner. कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी होती थी कि किस तरीके से हम कॉस्ट निकालते हैं. नाउ हिमानी का क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इंडिविजुअल कॉस्ट जो निकालते हैं वो चीज़ों की निकाल सकते हैं. यस, तो इंडिविजुअल एक आइटम का कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक यूनिट का कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक ब्रांच का कॉस्ट निकाल सकते हैं, एक स्टेट की फॉर्म्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्या हमको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना फिजिबल है या नहीं है ये चीज़ निकाल सकते हैं. तो whenever we have to find out कि क्या हमको एक जो प्रोडक्ट है या एक चीज़ जो है या एक आइटम जो है वो किस कॉस्ट पे हमको घर की कॉस्ट पड़ रही है, क्या कॉस्ट हमको उसकी लग रही है, जब हमको उस पर पूरा डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि हम वर्बली चीज़ों को नहीं कर पाते. तो उसके लिए हमको एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो सारी की सारी कॉस्ट जो है उसको एनालाइज कर पाए. राइट. उसके बाद हमारा लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमने लास्ट वन किया था. कोई जो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसने मतलब देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको 11th और 12th में जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर श्योर.
हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, बट बाकी टाइप ऑफ अकाउंटिंग का एटलीस्ट हमको मतलब पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी तो इन दैट केस वो हम उसको रिकॉर्डिंग क्लास में एक बार दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग क्लास आप लोग देखना, उसमें कोई भी डाउट होता है तो हम ये अभी सारे टॉपिक 2-3 बार सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। इन दैट केस आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये टॉपिक निकल गया या ये समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो जो टॉपिक्स हैं वो हम सिर्फ वर्बल ऐसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अभी बुकिश लैंग्वेज में सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे वो फिर से होंगे। ठीक है, ओके। सो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आता है, आपका 11th-12th में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो डेटा हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिला, इस डेटा को यूज करके हम रिजल्ट्स निकालते हैं टू मेक पॉलिसीज। सो हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है इसके अंदर हम सिंपली जो रिकॉर्ड जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाज हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को फेच इन करके उनमें फॉर्मूलाज लगा के कि भाई इन दो दो चीज़ों को कंपैरिजन करके या फॉर्मूलाज से रिजल्ट्स निकाल के हम फ्यूचर पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर की सेल थी 20 लाख, इस साल की सेल है 24 लाख। इज देयर अ इम्प्रूवमेंट? यस। ये जो इम्प्रूवमेंट का हमने रिजल्ट निकाला, ये हमने निकाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ओके, हमारा लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर हमारा सॉरी जो हमारा इस साल का सेल्स है दैट इज 40 लाख और एडवर्टीजमेंट है दैट इज 4 लाख। तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट? 10%। यस, वी कैन डराइव दैट। सो सारे वो वाले आपके फॉर्मूलाज जिनके थ्रू आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो या आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, उसको हम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग टूल रेदर देन रिकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सारी वो चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें कॉस्ट, प्रॉफिट, फंड्स, इनको एनालाइज करने का काम होता है। तो इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज जर्नली जो बहुत टिपिकल अकाउंट्स के फील्ड होते हैं उसमें करा जाता है। यहाँ पे हमको जो कोर मैनेजमेंट की टीम है जो पॉलिसी बनाने का काम है वो वाली टीम करती है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉर्मल एक पर्सन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के डे टू डे में ये चीज़ें नहीं यूज आती। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स अकाउंट्स की वो ब्रांच है जो हार्ड कोर जो टीम है जिनका स्पेसिफिक ये काम है, उन्हीं को ही यूज आता है। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना बहुत है हमारे लिए। बैक टू योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने एडवांटेजेस कर लिए थे। मैं एडवांटेजेस एक बार फिर से रिपीट करता हूँ एंड देन उसके कुछ आपकी लिमिटेशंस थे वो भी करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो थे, जो अकाउंटिंग अब हम उसको अकाउंट से बोलते हैं, तो एडवांटेजेस ओके। तो गाइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स हमारा इसका मतलब क्या है? अकाउंट्स जो है हमारा क्या करता है? व्हाट डज अकाउंट्स डू? हमारा जो अब हम पढ़ रहे हैं 11th and 12th में जो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरीके से कि वो सबको समझ में आ सके। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, फाइन। सो हमारे इसके हमने एडवांटेजेस पढ़े थे कुछ कि हमने, तो मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा अभी एडवांटेजेस जो थे क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो एडवांटेजेस थे आपके अकाउंट्स के, फर्स्ट इट गिव्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, कि वो हमको बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डे टू डे खबर देता रहता है। क्यों? क्योंकि एक जगह रिकॉर्ड होती है तो जो भी आपके 10 15 20 100 लोग हैं जो जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं
उन सबको उसकी बात सारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इट गिव्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है, टू एवरीवन। जैसे कि बैंक में पैसे रिसीव हुए, जैसे ही बैंक में पैसे रिसीव होते हैं एंट्री करता है कैशियर, बट मैनेजर को भी पता है आज कितने पैसे हैं। दिल्ली लेवल पे जो उसका मैनेज जो उसका एक स्टोर वो बैंक इंचार्ज बैठा है उसको भी पता है आज बैंक में कितने पैसे हैं। तो जैसे ही आपका एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उससे इंटरेस्टेड या उससे यूजर्स जितने भी होते हैं सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई इट गिव्स द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकेंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब जो हमने ये ऊपर पढ़ा ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉसिबल कब है? जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाएंगे। अगर हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रखा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो इट असिस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द फर्दर पॉलिसीज एंड टू ड्राइव एट द रिजल्ट्स कि हम ये चीजें ये डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसेस मेमोरी। हमारा जो माइंड है ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। जनरली जब इस कोई बहुत स्पेसिफिक नंबर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इन दैट केस अगर मैं आपको बोलूँगा आपको जो है कोई मूवी के बारे में बात करूँ तो मूवी माइट भी आपको याद हो, बट उस मूवी में चोर ने कितने पैसे चुराए थे ये आपको अमाउंट शायद ना याद। तो मूवी की स्टोरी याद होगी, ब्रीफ याद होता है, बट स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ें याद नहीं रह सकती। प्लस बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम एक साथ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। तो अकाउंट्स का फायदा होता है कि इट रिप्लेसेस अवर मेमोरी। जो चीज़ें हम दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं वो पेज पे लिख के हम उसको मेमोरी से वाइप आउट कर सकते हैं एंड वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। जब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है तो हम दो फर्म्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी वही स्ट्रक्चर है मेरा भी वही स्ट्रक्चर है। हम अपने ही 2 सालों को कंपेयर कर सकते हैं, हम अपनी ही 2 डिविजन्स को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी ने अकाउंट्स सेम तरीके से बनाया होगा। सो दैट्स व्हाई आपका इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। सिद्धार्थ क्या पूछ रहे हो? हाउ डज अकाउंट्स? सिद्धार्थ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डज अकाउंट्स? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ओके, अभी हमने देखो एक सब्जेक्ट पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो, अगर आप अपने देखोगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने क्या बोला, इट यूजेस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट किस तरीके से रिजल्ट्स को यूज करके पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। तो इन दैट केस वो जो वो जो डेटा है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए या मैनेजर्स के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। तो हाउ कुड दे मेक द पॉलिसीज ऑन बिहाफ कि ये अच्छा हुआ या ये बुरा हुआ। वो अच्छा और बुरा तो तभी निकल पाएगा ना जिस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल जो है वो डेटा है, ठीक है। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी जो है तब पॉसिबल है जब दो चीज़ें एक ही तरीके से लिखी हुई हों। तो जब दोनों चीज़ें एक तरीके से, दो फॉर्म ने एक तरीके से अकाउंट्स बना रखे हों, जिस टाइम पे दो हमारी यूनिट्स हैं, एक पंजाब है एक हरियाणा है, दोनों ने सेम तरीके से अकाउंट्स बना रखे हों, जब मेरे पिछले और मेरे इस साल के बीच में मुझे कंपैरिजन करना हो तब वो पॉसिबल है, ठीक है। अगर सोचो लास्ट ईयर जो है आपको ग्रेड्स मिलते थे ABCDEF, ठीक है, इस साल परसेंटेज मिलते हैं। क्या आप ग्रेड को परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हो? अगर बोला जाए तो कि एक साल आपको ग्रेड मिला C, एक साल आपको परसेंटेज मिले 80, कैन यू कंपेयर कि जो C ग्रेड है और 80 परसेंटेज है, क्या उसमें आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करके आपको फीजिबल होगा? नहीं, उसके साथ कंपैरिजन करके फीजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे बने। तो जब मिस्टर ए ने भी 80% लिए और मिस्टर बी ने भी 80% लिए तब कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम तरीके से कंपेयर हो रखे हैं, दोनों सेम तरीके से परसेंटेज बनी हुई है। नाउ वी कैन कंपेयर कि आपका कौन आपका इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। एक के 50% है, एक के 80% है। नाउ यू कैन से
कि 80% वाला इंटेलिजेंट है, 50% वाला कम इंटेलिजेंट है। उसी तरीके से हम कंपेयर भी तब कर सकते हैं जब अकाउंट्स हर जगह पे सेम हो। तो अकाउंट्स का एक प्लेटफॉर्म होता है जो बिल्कुल सेम होता है, इसकी वजह से वो कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है टैक्सेस भरते हैं, और टैक्स लाइबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट की, वो भी अकाउंट्स के थ्रू देखती है कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ, और अकाउंट्स के थ्रू वो टैक्स लाइबिलिटीज को पूरा कर देती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स लोन। बैंक्स जो होते हैं वो हमारे अकाउंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि भाई अगर अकाउंट्स सॉलिड हैं, अकाउंट्स अच्छे हैं, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो लोन दे देते हैं, कंपनी के पास पैसा इतना नहीं है तो लोन नहीं देते। तो इट फैसिलिटेट्स लोन। एविडेंस इन कोर्ट। वो कोर्ट के अंदर भी एज अ एविडेंस काम करता है। क्यों? क्योंकि हमको अकाउंट्स में 5 7 10 साल के जो डेटा होते हैं वो सारे के सारा डेटा हमको पता चलता है। तो इट फैसिलिटेट्स द क्या कहते हैं कि कोर्ट के अंदर भी आपके एविडेंस के तरीके से हम काम कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिजनेस। क्यों? बिजनेस सेल के लिए हमको ये पता है कि भाई ये जो सामान है, ये वाला सामान इतनी रुपए की वैल्यू का है, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किससे कितने पैसे देने हैं, सब कुछ हमारा अकाउंट्स में लिखा है। तो एग्जैक्टली जब कोई हमारा बिजनेस बिक रहा होता है तो हमको पता है कि इसके पास इतना सामान है, इसको इतना सामान लेना है, इतना सामान इसको देना है। तो दैट्स वाई उस केस में आपका सेल ऑफ बिजनेस जो होता है वहां पे ये वाली चीज आपकी हेल्पफुल होती है। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब था कि आपका जब आप बैंकक्रप्ट होते हो, आपके पास कुछ पैसा नहीं बचा। अब कैसे पता चलेगा कुछ पैसा नहीं बचा? विजय माल्या भाग गया, विजय माल्या इंडिया छोड़ के चला गया, नीरव मोदी इंडिया छोड़ के चला गया। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि भाई इनके पास पैसा था या नहीं था? हम उनके ऑफिस जाते हैं, वहाँ से जो अकाउंट्स उन्होंने बना रखे हैं वो लाते हैं, या उन्होंने जो पिछले सालों में अपनी वेबसाइट्स पे या न्यूज़पेपर्स में जब छपवाए थे तो वो वाले अकाउंट्स लाते हैं। वहाँ देखते हैं कि इनके पास क्या क्या सामान पड़ा है, इनके पास कितनी ज़मीन पड़ी है, इनके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, इनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं। उस बेसिस पे हम जो होता है इंसॉल्वेंसी के केस में गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है, आपने कोई चीटिंग नहीं की, आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है, तो उस केस में हम ठीक है, हम आपको इंसॉल्वेंट करार दे देते हैं। ठीक है। मतलब अगर चीटिंग नहीं करते हो तो इट्स ओके, बट चीटिंग करते हो तो हम आपसे पैसा वसूल कर सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स में फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हम फ्यूचर में कितना फायदा हुआ है, कितना दो पार्टनर्स के बीच में चीटिंग नहीं हो पाती, दो पार्टनर्स आपस में क्लियर सारी चीजें रखते हैं एंड हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। वो तो वही आ गया कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उनको डिसीजंस बनाने में ईजी होता है। ठीक है। तो गाइस ये हमने लास्ट क्लास में करा था, मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको कराया है। अब जो हम करते हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स, हम इसको एडवांटेजेस का अपोजिट होता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है लॉस, और लिमिटेशन का मतलब कमी। ठीक है। तो कमी एक अलग चीज होती है, लॉस अलग चीज होती है। अकाउंट्स का कोई लॉस नहीं है, अकाउंट्स का सिर्फ एक लॉस है कि इसको बनाने के अंदर पैसा लगता है। ठीक है। बट वो पैसा जितना हमने इसके अंदर इन्वेस्ट करा ना, मतलब एक टेक्निकल पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको सब कुछ नॉलेज होगी, उसको बिठाना पड़ेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, तो उसके अंदर हमको पैसा लगता है, टाइम लगता है। सिर्फ ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट वो हमारा बहुत सारा पैसा बचा देता है। मान लो सोचो किसी को मैंने उधार पे 50,000 रुपए दिए और भूल गया, तो बहुत नुकसान हो गया। तो इस तरीके से तो हम बिजनेस जो है उसमें सामान लिखते रहेंगे, देते रहेंगे और भूलते रहेंगे। सो दैट्स वाई आपका अकाउंट्स में पैसा लगाना इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट यस देयर आर सम लिमिटेशंस। कमियां, कमियां मतलब लिमिटेशंस मतलब कुछ उसकी एक लिमिट तक ही वो काम कर सकता है। सुपरमैन नहीं है अकाउंट्स, सुपरमैन होता है सब कुछ कर सकता है। अकाउंट्स जो है वो एक लिमिट में काम कर सकता है। कुछ चीजें हैं जो हम उससे फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो वहां पे वो कहता है जी आई एम हेल्पलेस, मैं आपको इस चीज में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओके। सो फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम बात करते हैं, कोरोना आया हुआ है। ठीक है। मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं जी सर मैं आपको
खाना भी दूंगा, मैं आपको सैलरी भी दे दूंगा, घर पे बैठो जी मैं आपको ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, बट वो भी हेल्पलेस है, उनकी लिमिटेशन है कि वो हर किसी को घर में जाके नहीं बिठा सकते, तो वो लिमिटेशन हो गई, वो डिसएडवांटेज नहीं हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स की भी कुछ लिमिटेशन होती है। फर्स्ट लिमिटेशन, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अकाउंट्स आर नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये देखो हम सबसे बड़ा पॉइंट लेके आए। वैसे तो हम कहते हैं जी अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं कि हमको सारी चीज़ों के बारे में पता चले। अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जी हमको एग्जैक्ट सारी चीज़ें, पैसा कितना है कितना नहीं है वो पता चले। और फर्स्ट लिमिटेशन ही बता रहे हैं कि जी अकाउंट्स तो एक टेंटेटिव सी चीज़ होती है, ये एग्जैक्ट तो हमें बताती नहीं। हम कहते हैं एक एक पैसे का हिसाब लिख रहे हैं फिर भी एग्जैक्ट नहीं है, नहीं। एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यस, फिर भी एग्जैक्ट नहीं है। हाउ कम इट इज पॉसिबल कि जब हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम सब कुछ मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम ये क्यों बोल रहे हैं दैट अकाउंट्स इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है कि हमको ना दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है। हमारी एक ट्रांजेक्शन होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और दूसरे तरीके की ट्रांजेक्शन होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वो वाली ट्रांजेक्शन होती हैं जो एक्चुअल में पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। एसी खरीदा 20,000 रुपये, पेंसिल खरीदी 2 रुपये, ट्रेन की टिकट खरीदी 800 रुपये। दीज ट्रांजेक्शंस आर द क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस, ये एग्जैक्ट होंगे, ये 110% एग्जैक्ट होंगे। दूसरी ट्रांजेक्शंस होती हैं क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस। ये वाली ट्रांजेक्शंस होती हैं इस साल में इतना कार यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कितने सामान यूज करा, इस साल में इतना फोन यूज कर लिया। ठीक है, इस साल में बॉल मैंने आधी यूज करी। ठीक है, मतलब दो बॉल की वैल्यू 2 साल चलनी है बॉल, तो बॉल मैंने इस साल इतना यूज करा। मैंने ये पेन खरीदा तो इस साल है, इस साल का ही खर्चा मान लिया, बट ये चलेगा तो 2 साल, तो अगले साल में मैं दिखा रहा हूं जी पेन खत्म, बट एक्चुअली में मेरे पास पेन पड़ा। कैलकुलेटर हमने खरीदा 100 रुपए का, उसको हमने खर्चा दिखा दिया, बट अगले साल हमारे पास बुक्स के अकाउंट्स के हिसाब से कोई कैलकुलेटर नहीं है, बट एक्चुअली फिर भी कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं जो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, वो वाली चीजों को हमको अकाउंट्स के अंदर मॉनेटरी फॉर्म में चेंज करना होता है। तो जब हम क्वालिटेटिव चीज को मॉनेटरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम उसकी एक टेंटेटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने बोला जी गाड़ी खरीदी 5 लाख, अब उसको हम बोल देते हैं एसेट, और हम हर साल उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू को उठा के एक्सपेंस में शिफ्ट करते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक साल में जितनी भी हमने गाड़ी यूज करी उसका 1/5 पार्ट, मतलब जितनी भी गाड़ी की वैल्यू थी 1/5 उसका एक्सपेंस में डाल दिया। तो हमने कहा जी 5 लाख का 1/5, 1 लाख इस साल का खर्चा। क्या जरूरी है कि गाड़ी की 1 लाख की वैल्यू यूज हुई हो? कोई बंदे ने कम चलाई होगी, किसी बंदे ने ज्यादा चलाई होगी, किसी बंदे ने एक्सीडेंट कर दिया होगा, किसी बंदे ने उसमें पेट्रोल कम डलवाया होगा, किसी बंदे ने उसमें सर्विस कम करवाई होगी। तो दैट्स वाई किसी का खर्चा ज्यादा हुआ होगा, किसी ने गाड़ी ज्यादा चलाई होगी, किसी की गाड़ी कम चली होगी, बट हम हर किसी की गाड़ी का कितना खर्चा डाल रहे हैं एक साल का? 1 लाख रुपीज। क्यों? बिकॉज वो हमारा एक क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है कि हमने गाड़ी चलाई, और हम उसको मॉनेटरी एक्सपेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो वेन एवर वी आर चेंजिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इनटू मॉनेटरी एस्पेक्ट, तो हम उसको एक वैल्यू को कंसीडर करके फिर उसकी वैल्यू को लेते हैं। तो जो ये वाला एस्पेक्ट है मॉनेटरी चेंज वाला, इसको हम बोलते हैं कि ये एक एप्रोप्रिएशन है। तो इस वजह से हम बोलते हैं अकाउंट्स आर नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्लियर गाइस, व्हाई द अकाउंट्स आर नॉट फुल्ली एग्जैक्ट?
गाइस थोड़ा कमेंट से जल्दी बोलो, ऐसा लगता है आप लोग सो गए सारे के सारे। ओके फाइन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपकी फ्यूचर से रिलेटेड होती है, कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। अब फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं, ऐसा तो 100% तो बोल नहीं सकते ना कि ऐसा ही होगा 110%। तो दैट्स वाई कुछ इन्फॉर्मेशन हम बिजनेस में लिखते हैं कि फ्यूचर में ये वाली चीज होगी, इस टाइप से होगी, इस वजह से हमने ये काम करा है। तो मेरे को ये डेटर जो है, ये डेटर एक पर्सन जो है वो 300 रुपये 2 महीने बाद देगा, तो मैं उसको 2 महीने मान के चल रहा हूँ। मेरे पास फ्यूचर में क्या कहते हैं इतना इंटरेस्ट इनको देना है, ठीक है। इस सामान को मैं 10 साल यूज करूंगा, तो हम जो 10 साल यूज करेंगे उसके बेसिस पे उसको एसेट ले रहे हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से इतना इतना काम होगा, और उसकी एक वैल्यू निकाल के हम अकाउंट्स में लिखते हैं। तो दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं दैट समटाइम्स द वैल्यूज विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर आर अनरियलिस्टिक वैल्यू। तो दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है, वो भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती हैं, बिकॉज वी हैव टू अज्यूम द फ्यूचर, एंड हमको फ्यूचर को अज्यूम करके फिर उसके बाद पे हमको अकाउंट्स में वैल्यूज को डालना पड़ता है, ठीक है। अब ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर अनरियलिस्टिक है। मेरी गाड़ी 10 साल की वैल्यू मानी, क्या पता 5 साल में खराब हो जाए। मैंने एसी की लाइफ टाइम माना था 4 साल, क्या पता 8 साल चल जाए। तो दैट्स व्हाई फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज आर अनरियलिस्टिक वैल्यूज, बट अकाउंट्स बनाते टाइम पे हमको एक अप्रोप्रिएशन जो है वो करना ही करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आपका ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंट्स का, कि आपको अकाउंट्स यहाँ पे भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं मिलते। नेक्स्ट वन इज योर अकाउंट्स इग्नोर, accounting ignores qualitative element। अकाउंट्स जो है वो हमारा क्वालिटी की चीजों को इग्नोर करता है। वो कहता है जी मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं मिस्टर ए ज्यादा सिंसियर हैं इसको मेंशन कर सकूं। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी की सैलरी जो है बराबर है 20,000 तो वो कहता है जी हाँ Meenakshi, our prediction about the assets are not always true. Fine. So आपका जो अकाउंट जो होता है वो कहता है जी क्वालिटेटिव, यस, जो है क्वालिटेटिव टर्म्स ना मेरे लिए वर्थलेस है। मिस्टर ए वेरी सिंसियर, मिस्टर बी करप्ट ऑफिसर। मिस्टर ए की सैलरी 20,000, मिस्टर बी की सैलरी 20,000। अब मिस्टर ए जब बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ऑब्लाइज्ड हैं, क्या मैं अकाउंट्स में कहीं पे भी मेंशन कर सकता हूँ दैट मिस्टर ए जो है वो बहुत सिंसियर है, मिस्टर ए जो है इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, मिस्टर ए जो है इनको इनको फर्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाए? नहीं। ये एक वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को हम सिर्फ और सिर्फ आपस में जानते हैं, इन वैल्यूज को हम अकाउंट्स के अंदर कहीं पे भी लिख नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई अकाउंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लैंग्वेज जानता है। जिन चीज़ों को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सिर्फ उनकी लैंग्वेज जानता है। यहाँ पे सिर्फ मैं सैलरी को पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो वो सैलरी की लैंग्वेज जानेगा कि सैलरी जो है वो 20-20 हज़ार दोनों की है, तो अकाउंट्स के लिए दोनों बराबर है, चाहे उनमें से एक सिंसियर हो और एक करप्ट हो। So that's why it ignores the qualitative impact
वो कहता है जी सिर्फ और सिर्फ हमको फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स को जज करना आता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है दैट इट कैन नॉट केटर द क्वालिटेटिव थिंग्स। ठीक है, अगर वो क्वालिटेटिव थिंग्स केटर करने लगता तो बहुत ही अच्छी चीज होती, फिर तो हम सारी चीजें लिख सकते, बट इट कैन नॉट। एक हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट जो है वो पेशेंट कितना दर्द में है नहीं, वो नहीं लिख सकता। हाँ, हमने उनको क्या दवाइयाँ दी, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये सब लिख सकता है, बट पेशेंट कितना दर्द में है वो नहीं लिख सकता। एक स्कूल ने टीचर हायर करा, वो टीचर कितना अच्छी ढंग से पढ़ा रहा है ये नहीं रिकॉर्ड कर सकता, उस टीचर को कितनी सैलरी दे रहे हैं ये रिकॉर्ड कर सकता है, वो टीचर हमारे कितने खर्चे करवा रहा है ये रिकॉर्ड कर सकता है, बट उस टीचर को कितनी नॉलेज है, उस टीचर से कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आया, नहीं, वी कैन नॉट नोट दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अकाउंट्स ignores effect of price level change। अकाउंट्स जो होता है वो अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसको वो इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? मैंने एक जमीन ले रखी है, मैंने जमीन खरीदी थी 2 लाख रुपए, अब अगले दिन उसकी वैल्यू अगर 2.5 लाख हो गई तो मैं अकाउंट्स में क्या उसको 2.5 लाख लिख दूं? अगले दिन फिर 5 लाख हो गई तो क्या मैं अकाउंट्स में उसको 5 लाख लिख दूं? डेली बेसिस पे उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है, तो क्या मैं उसकी वैल्यू को डेली बेसिस पे चेंज करता रहूं? नो। मैंने शेयर्स खरीदे, अब शेयर्स की वैल्यू तो हर सेकंड ऊपर नीचे होती है, तो क्या उनकी वैल्यू को हर सेकंड ऊपर नीचे करता रहूं? नो। गाड़ी खरीदी, गाड़ी की वैल्यू जो है वो भी मार्केट में चेंज होती रहती है, तो क्या मैं गाड़ी की वैल्यू जैसे ही मार्केट में चेंज हो गई अपने पास भी उसकी वैल्यू चेंज कर दूं? नो। तो इन दैट केस हमारा एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बट कब? जब बेचेंगे। मैंने जमीन खरीदी थी 50 साल पहले, तो एक बार जिस टाइम मैंने खरीदी थी उस टाइम की वैल्यू लिखूंगा, और एक आज मैंने जो बेची उस टाइम की वैल्यू लिखूंगा। बीच में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, उससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो चीज हमने जितने की खरीदी या बेची है हम बुक्स में उसको उतना ही लिखेंगे। विद अ चेंज इन द प्राइस लेवल इन द मार्केट हम उसका प्राइस लेवल चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मेरे पास एक जमीन है जो मेरे दादाजी ने खरीदी, वो दादाजी ने जमीन खरीदी थी 20 रुपए में, ठीक है, दादाजी ने आज से 100 साल पहले खरीदी होगी तो उस टाइम पे तो 20 रुपए की बहुत वैल्यू होगी, तो उन्होंने 20 रुपए की जमीन खरीदी थी। आज वही जमीन की वैल्यू 20 करोड़ है, तो मैंने वो जमीन अगर बेची ही नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई है वो जमीन, तो क्या मैं उसको 20 रुपए की वैल्यू लिखूंगा या 20 करोड़ की वैल्यू लिखूंगा अकाउंट्स में? मैं अकाउंट्स में उसको सिर्फ 20 रुपए की वैल्यू लिखूंगा। क्या एक्चुअली में मेरे लैंड की वैल्यू 20 रुपए है या नहीं? एक्चुअल मार्केट वैल्यू? नो। तो क्या अकाउंट्स ने मुझे करेक्ट पिक्चर दी कि आपके इतने का सामान आपके पास है? क्या अकाउंट्स ने हमको एग्जैक्ट पिक्चर दी? नो, अकाउंट्स ने हमको रॉन्ग पिक्चर दी। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स जो है वो प्राइस लेवल चेंज नहीं लिखता है, तो इन दैट केस जो चीजें जो हमने पुराने सामान खरीदे हुए थे उसने वही पुराने सामानों को उतनी ही वैल्यू में वहां पे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से जब हम अकाउंट्स देखते हैं तो उस केस के अंदर हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट ये इंफॉर्मेशन और ये लिमिटेशन तो हर बंदे को पता है।
जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे और भी 50 लोग 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को पता है, तो जब भी कोई अकाउंट्स देखता है, उस टाइम पे उसको पता है कि ये एसेट्स या ये चीज़ें, इनकी वैल्यू जिस टाइम पे परचेज हुई होगी उस टाइम पे लगी होगी। तो हम अगर इसकी कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि आज की वैल्यू इनकी दोबारा से पता करवाएं। तो अगर कोई बंदा अकाउंट्स जानता है, तो वो ये जानता होगा कि ये अकाउंट्स की लिमिटेशन है, तो वो इन चीज़ों को पहले से ही कंसीडर करके चलेगा। बट अकाउंट सॉल्व नहीं कर सकता, अकाउंट इसको कमी ही रखेगा, अकाउंट्स कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। दैट इट नेवर चेंजेस योर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो हमको कभी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दे पाता। ठीक है। एंड फिफ्थ, इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या कोई विंडो ड्रेसिंग का मतलब बताएगा? नॉट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन तो एक गंदा वर्ड हो गया। नो नो तनिष, मैनिपुलेशन तो एक बहुत बेकार सा वर्ड हो गया। विंडो ड्रेसिंग एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। तो एनीबडी टेल्स मी द मतलब ऑफ विंडो ड्रेसिंग? मैनिपुलेशन का बेसिकली मतलब होता है चीटिंग। या सांग्या, दैट्स करेक्ट। नो नो सिद्धार्थ, शो लेस प्रॉफिट भी आपका गलत हो गया। नोरा टू शो समथिंग एल्स, नो समथिंग एल्स भी आपका गलत है। सांग्या का ठीक है। सांग्या इज इम्प्रूव द अपीयरेंस। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, अब हमारे अपनी चीज को और बेटर करके दिखाए। दैट इज मीन्स बाय योर विंडो ड्रेसिंग। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ से विंडो ड्रेसिंग वर्ड आया, कि आप मॉल में गए। नो नो सिद्धार्थ गलत है, लेस प्रॉफिट देन ट्रू प्रॉफिट नहीं, ये विंडो ड्रेसिंग नहीं हुआ। ठीक है। हम एक मॉल में गए, ठीक है, एक मॉल के अंदर उन्होंने एक बाहर शीशे पे लिमिटेड स्पेस होता है, उस शीशे पे एक बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस लगा रखी है, बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस। ठीक है। और वो अट्रैक्टिव ड्रेस उन्होंने लगा रखी है, क्यों? भाई साहब आप देखो और आपको लगे कि इस शॉप का कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, और आप शॉप में घुसो। जब अंदर जाओ और अंदर जाके उनका कलेक्शन देखो, तो उनके पास उस ड्रेस के अलावा बाकी सारा कलेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी कलेक्शन के अंदर उनमें उन्होंने उनके पास कोई कलेक्शन नहीं है। तो क्या उन्होंने चीटिंग करी? क्या उन्होंने चीटिंग करी? नो। क्या उन्होंने हमें मैनिपुलेट करा? धोखा दिया उन्होंने हमें? धोखा भी नहीं दिया ना। उन्होंने तो बाहर एक सिर्फ एक अपना प्रोडक्ट लगाया हुआ था जो है उनके पास, बट उन्होंने अंदर जाके कहा कि सर हमारे पास बाकी ये प्रोडक्ट्स हैं। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब कि अपने आप को सुपेरियर दिखाना। झूठ नहीं बोल रहे, आप चीटिंग भी नहीं कर रहे, बस अपनी बेस्ट चीज को आगे दिखाना, जिससे कि लोग ज्यादा इंप्रेस हो जाए। ठीक है। और बाकी चीजें जो हैं उनको पीछे रखना, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। शॉपकीपर्स ऐसा क्यों करते हैं? शॉपकीपर्स ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर एक बंदा दुकान में घुस गया, घुसा ही, पहली बात तो अगर उन्होंने विंडो ही सजा नहीं रखी, तो कोई बंदा अंदर ही नहीं आएगा, अंदर ही नहीं आएगा तो सामान ही नहीं लेगा। ठीक है। अगर उन्होंने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, तो एटलीस्ट पर्सन अंदर तो आएगा, अंदर आके क्या पता उसको कोई चीज पसंद आ जाए। तो इन दैट केस विंडो ड्रेसिंग से हमारी सक्सेस का परसेंटेज बढ़ जाता है। मना तो वैसे भी कर रहा है। तो अकाउंट जो है वो आपको विंडो ड्रेसिंग करवा देती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? कि जो बंदे अकाउंट्स को अच्छी ढंग से जानते हैं, वो इस तरीके से अकाउंट्स को लिखते हैं या इस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी खूबियां दिखें, हमारी कमियां ना दिखें, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप बताना कि आपका फर्स्ट जो थॉट है वो माइंड में क्या है। मैं बोलता हूँ मेरे पास फरारी गाड़ी है, तो इन दैट केस मैं बहुत सॉलिड पर्सन हूँ या नहीं हूँ? आई हैव अ फरारी, तो मैं रिच पर्सन हूँ या नहीं? दो आंसर, या तो रिच हूँ या नहीं हूँ। फरारी मेरे पास है, नीचे खड़ी हुई है मेरी फरारी, ठीक है। तो एवरीबडी सेज दैट, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास फरारी है तो हर बंदा बोलेगा कि हाँ ठीक है, या आप रिच हो, ठीक है। माइट बी स्टोलन तनिष, अब कोई बंदा नहीं सोचेगा मैं फरारी चला रहा हूँ, तो कोई बंदा, आप रोड पे चलते हुए बंदे को ये नहीं सोचोगे कि यार इसने चुराई होगी, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपका एक फर्स्ट थॉट आता है कि अगर ये फरारी चला रहा है तो इन दैट केस इसके पास फरारी होगी, और फरारी है तो मतलब भाई ये अमीर बंदा, ठीक है। तो चोरी करके लाए हुए हैं, ठीक है, शोरूम में वालों ने इनको टेस्ट राइड के लिए दी हुई है, वो तो ऑप्शंस जो होते हैं वो वाले ऑप्शंस अलग होते हैं। बट फर्स्ट थिंग इज कि अगर ये इसके घर के बाहर फरारी खड़ी हुई है तो इसकी फरारी, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट इज कि ये बंदा रिच है। मैंने आपको सिंपल एक साइड दिखाया कि मेरे पास फरारी है, यस मेरे पास फरारी, फरारी की कॉस्ट है मान लो 3 करोड़, 3 करोड़ रुपीस फरारी की कॉस्ट है। मैंने बैंक से 2 करोड़ 90 लाख का लोन ले रखा है वो फरारी खरीदने के लिए। 3 करोड़ की तो फरारी है, बट मैंने अपनी जेब से दिए हैं सिर्फ 10 लाख, और 2 करोड़ 90 लाख का लोन ले रखा है। ये चीज भी मेरे अकाउंट्स में लिखी हुई है। आई हैव अ फरारी ऑफ 3 करोड़ भी मेरे अकाउंट में लिखा हुआ है। 10 लाख मैंने अपनी तरफ से दिए और 2 करोड़ 90 लाख मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने ये भी लिख रखा है। अब एक्चुअली में मेरी वर्थ जो है वो 3 करोड़ की हो गई या सिर्फ 10 लाख की रह गई? जो वर्थ है वो सिर्फ 10 लाख की रह गई ना। अब इन दैट केस मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला लोन तो जो है मैंने अपनी कंपनी के बहुत बड़े बड़े बिजनेस है ना उस पर दे रखा है, बट मेरी अपनी वर्थ तो सिर्फ 10 लाख की है ना हर्ष। लोन मिला, मैं स्ट्रांग हूं। हाँ, एक बार में हम सारा का सारा अमाउंट निताक्षी नहीं पे करते, बट इन दैट केस मेरी वैल्यू तो 10 लाख ही रह गई ना खाली। अगर फ्यूचर में तनिष नहीं दूं तो आज की डेट में तो मेरे पास गाड़ी को देख के आपने 3 करोड़ की वैल्यू समझी थी, फ्यूचर में अगर मैं ना दूं और बोल दूं जी वापस ले जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो नहीं लेना, तो मेरा तो 10 लाख का नुकसान हुआ ना, बैड लोन हो जाएगा। तो अगर एक पर्सन की हम वैल्यू सोच रहे हैं, अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो कंपनी में तो मैं इन्वेस्ट ये सोच के थोड़ी करूंगा कि इसने कुछ सोच के करा होगा। हम तो ये सोच के करेंगे ना ये कंपनी भागेगी नहीं भागेगी। हम अगर एक कंपनी का सामान लेना चाहेंगे तो हम ये सोच के लेंगे ना कि भाई ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, इसके कितने एसेट्स इसने ले रखे हैं, हम उस बेसिस पे लेंगे ना। हम इस बेसिस पे नहीं लेंगे कि इसने इतना बड़ा ले लिया तो ये क्या करेगा फ्यूचर में, कैसे करेगा, ठीक है। ओके, सो हम जो है हम why the price of the US oil dip below 50 $, if you buy shares of oil companies right now and use to sell it later? अदनीश वैसे तो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, बट मैं बहुत शॉर्ट में इसको आंसर देना चाहूँगा कि इस टाइम पे आपका मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी ऑयल मिल्स को बंद तो कर नहीं सकते, ठीक है। और आपका डिमांड जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हर जगह पे पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह पे आपका कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उनके पास इतना सरप्लस में आपका स्टॉक हो गया है कि वो ये बोल रहे हैं जी इस स्टॉक को आप लेके जाओ, हमारे पास इनको रखने की जगह भी नहीं है, ठीक है। आज की डेट में आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, नॉट ओनली इन ऑयल, आप ऑयल में इन्वेस्ट कर लो, आप इस टाइम पे बैंक्स में इन्वेस्ट कर लो, हर चीज़ गिरी हुई है। तो इट्स नॉट अबाउट द ऑयल, दुनिया के सारे शेयर्स गिरे पड़े हैं, दुनिया की सारी कंपनीज गिरी पड़ी है, और पता नहीं ये सिचुएशन कितने लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो, 2 साल का, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो जैसे ही रिकवर होगी हर चीज़ में बूम आएगा, बट आज की डेट में पैसा भी किसी के पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो दैट्स वाई उसमें इन्वेस्ट भी कोई नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल इस चीज़ का ये आंसर है आपका।
तो विंडो ड्रेसिंग पे वापस आते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग जो है इसका मतलब हमारा हो गया कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि हम अपनी एक आइटम को इतना सुंदर दिखा दें और उसके पीछे जो हमारे दूसरे आइटम्स हैं उस पर फोकस ना करें। ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बट इस विंडो ड्रेसिंग से जिनको अकाउंट्स पढ़ना नहीं आता उन लोगों का तो लॉस हो गया ना। क्यों? क्योंकि जिनको अकाउंट्स पढ़ना नहीं आता वो तो ये सोचेंगे कि भाई फरारी मेरी है, और जिनको अकाउंट्स पढ़ना आता है, नॉट टू इम्प्रेस संज्ञा, बेसिकली ये चीजें होती हैं फंड्स के लिए। जब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो हम इम्प्रेस के लिए नहीं करते, हम इनको जो है उनके लिए करते हैं कि भाई हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो। तो अगर हमने बिजनेस में फरारी ले रखी है और हम विंडो ड्रेसिंग के टाइम पे अपनी बुक्स में लिख रहे हैं, जैसे फरारी नहीं, मैंने जमीन ले रखी है और मैं अपनी बुक्स में लिखता हूँ जी मेरे पास 100 करोड़ की जमीन है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आदमी क्रेडिट पे भी आराम से सामान दे देगा। तो विंडो ड्रेसिंग में हम यही किसी के पास जाते हैं, कहते हैं वी ओन 100 करोड़ ऑफ लैंड। ठीक है, इन्वेस्टर कहता है इसका बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत और भी दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिटर कहता है इतना बड़ा बंदा है कहीं पे भाग के नहीं जाएगा, तो 100 करोड़ का इसको लोन दे दिया। जैसे विजय माल्या, अब विजय माल्या का सिंपल लॉजिक देखो ना, इतनी बड़ी एयरलाइन लेके बैठा हुआ था, किंगफिशर बियर का इतना बड़ा प्लांट लेके बैठा हुआ था, हमको लगता था ये बंदा कहीं भाग के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दैट केस इस बंदे के पास तो बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसका अकाउंट्स देखा ही नहीं। हमको तो लगता है भाई इतना बड़ा बंदा एयरलाइन लेके बैठा है, आपका उसके 100 तरीके की और बिजनेसेस चल रहे हैं, उसने अपना फ्रंट पिक्चर इतना क्लियर दिखा रखा था कि हम लोगों ने उसका सामान भी परचेज करा, हम लोगों ने उसके शेयर्स भी परचेज करे, हम लोगों ने उसका एज अ कस्टमर भी सामान परचेज करा। बट जिसको अकाउंट्स पढ़ना आता है, जिसने उसके अकाउंट्स पढ़े, उसने देखा कि भाई इसके पास तो सब कुछ ही उधार का है, बैंक से लोन ले रखा है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के लोन ले रखे, तो जो कुछ है सारा उधार पे। इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर होगा, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, वो कहेगा मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? बिकॉज इस बंदे ने तो विंडो ड्रेसिंग करी हुई है, बाहर बाहर से दिखा रहा है कि मेरे पास ये भी है और ये भी है, एक्चुअली में इसके पास कुछ नहीं है, इसने सब कुछ लोन पे लिया हुआ है। तो हमारे 100 में से 95 लोग तो होंगे जिनको अकाउंट्स पढ़ना आता ही नहीं है, 5 लोग होंगे जिनको अकाउंट्स पढ़ना आता है। तो इन दैट केस 95 लोगों पे विंडो ड्रेसिंग काम कर जाएगी और 5 लोगों पे काम नहीं कर पाएगी। बैंक सेकेंड टाइम लोन नहीं देता अंटिल वी पे द प्रीवियस लोन, हाँ निताक्षी नहीं देता। बट क्या होता है कि ना, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक कंपनी बंद होने का मतलब होता है कि आपका हजारों लाखों लोग जॉब से निकले। एक कंपनी बंद होने का मतलब होता है कि आपका 5,000 10,000 करोड़ रुपया मार्केट से स्वाइप आउट हो गया। इतनी बड़ी कंपनीज के साथ में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका इन्वॉल्व होता है। तो इन कंपनीज के साथ ना बैंक आपके और हमारे तरीके से डील नहीं करता, इनके साथ बहुत डिफरेंट तरीके से डील होता है। ऐसी कंपनीज को बंद नहीं होने दिया जा सकता जब तक अल्टीमेटली कोई और सॉल्यूशन ना हो। तो इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, बैंक भी हेल्प करता है उसको रिकवर करने में। जैसे भी यस बैंक है, यस बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट उसको दूसरे बैंक ने टेक ओवर करके इमीडिएटली उसकी सिचुएशन ठीक करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे हैं, बहुत जगह बिल्डिंग्स हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब डूब के जीरो होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो दैट्स वाई आपका इन कंपनीज को, इतनी बड़ी कंपनीज को, जो जितनी बड़ी कंपनीज में हम बात कर रहे हैं, विजय माल्या हो गया, ये नीरव मोदी हो गया, अल्टीमेटली जब तक इनको बचाया जा सकता है इनको बचाया जाता है। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि हम अकाउंट्स में कुछ चीज़ों को जो हमको दिखाना होता है, जिनको अच्छी ढंग से दिखाना आता है, वो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन अकाउंट्स का बंदा होगा उनको वो इंफॉर्मेशन ल्यूक्रेटिव लगेगी और वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि उस बिजनेस को फायदा हो। ठीक है, तो
कुछ गलत नहीं है, हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, हर कोई अपनी कमियां जो होता है वो छुपाता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो कहता है जी मेरे अंदर ये वाली कमी है, तो आप चीख चीख के तो कोई नहीं बोलता ना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो इन दैट केस मेरी कमी को भी सुनो। तो दैट्स वाई आपका जो अकाउंट्स है वो विंडो ड्रेसिंग आपका कर सकता है, अच्छी चीज़ों को दिखा सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के तरीके जो होते हैं, अकाउंट्स एक ही तरीके से बनता है, बट यू कैन प्रेजेंट इट इन योर ओन वे। आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, जिसकी वजह से उसका फायदा भी है और एक लिमिटेशन भी है कि ये बायस ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो नॉन बायस। नॉन बायसनेस का मतलब होता है कि भाई इसमें ऑप्शन ही नहीं, इट हैव द ऑप्शन कि यू कैन शो गुड थिंग टू द पीपल। जो आप दिखाना चाहते हो, गुड थिंग और बैड थिंग, मतलब जो आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, क्लियर सबको ये सारे पॉइंट्स? ओके, फाइन, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने एक छोटा सा आपका पोल चला, मेरे को एक चीज़ आप बताना कि आपका कितने परसेंट लोग हैं जो हम नॉर्मल क्लासेस लेते हैं, जो नॉर्मल कोचिंग लेते हैं उसके कंपैरेटिवली मैं एक पोल बना रहा हूँ। इसके क्वेश्चन का है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में मोर देन 90% वो लोग देना जिनको ये लगता है कि भाई नॉर्मल क्लासेस के कंपैरेटिवली हमको यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बराबर समझ में आ रहा है। दैट इज मोर देन 90%। 50 to 90% के बीच में वो लोग देना जिसमें कहते हैं कि हम नॉर्मल क्लासेस जो होती हैं, नॉर्मल क्लासेस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, बट यस समझ में आ रहा है। और लेस देन 50 पे वो वाले देना जिसमें हम बोलते हैं कि जी हमको तो बहुत ही कम, मतलब कि सिर्फ नाम के लिए बैठे हुए हैं, अदरवाइज हमको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने आपको एक पोल दिया है, प्लीज एक बार आप पोल में सारे के सारे जो है अपने अपने ऑप्शंस दो। हमारे पास ग्रुप में इस टाइम पे 14 स्टूडेंट्स हैं, तो आई वांट द 14 रिस्पॉन्सेज। 6 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया है, 7 का, 10, 4 बच्चों का रिस्पॉन्स अभी भी बचा हुआ है। ओके, तो ऑलमोस्ट 12 बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया, 2 ने अभी तक नहीं दिया, 9 13 आ गया। एक ने और, एक और बच्चा है, उसका प्लीज वो भी रिस्पॉन्स दे दो। ओके, सो गाइस हमारा रिजल्ट आया है कि 9 बच्चों ने बोला मोर देन 90%, एंड जो 4 बच्चों ने बोला 50 to 90। आई होप लेस देन 50 वाला कोई भी नहीं। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, फाइन। तो हमारा देखो मेन अंडरस्टैंडिंग इज कि हमको चीज़ जो है वो पूरी समझ में आए। ऐसा ना हो कि हमको जो चीज़ है उसमें नॉर्मल की कंपैरेटिवली कम आए। आपको लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप या फ़ोन। तो हम उसको अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है गाइस, तो ये आई थिंक हमारा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस जो है आज क्लियर अप होता है। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट अगर हम देखें ना, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, बट हाँ हमने वैसे उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, तो आज हम यहाँ तक करते हैं गाइज, हम उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो एक बार वो एक बार कोशिश करना कि आपके पास कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाए या फोटो कॉपी मिल जाए आपको किसी बुक की। तो हमको स्टार्टिंग में अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 2 3 चैप्टर्स हैं ये वाले थियोरी वाले करते हैं। आई नो थोड़े ना थ्योरी ज़्यादा बोरिंग होती है, जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो होगा उसमें आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। एंड हम कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट बने जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% जाए, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगी बिल्कुल ही बिल्कुल 100% वाला जाए। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी छोटा सा भी ऐसा ना हो जिसमें आपको रटना पड़े, हर चीज़ समझ के करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अकाउंट्स विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका अकाउंट्स जो होगा 11th लास्ट में 12th लास्ट में दैट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, अगर आप उसको समझ के करते हो। ठीक है गाइज, तो ठीक है, आज के लिए हम गाइज यहाँ तक करते हैं, देन विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे। एंड इस संडे से तो नहीं,
हम नेक्स्ट संडे से जो है वो टेस्ट चालू करते हैं, या हम इसी संडे से टेस्ट चालू करें। ईगो की क्लासेस अभी हम इस मंथ के एंड तक चालू करते हैं हिमानी, ठीक है। और हम एक चीज़ बताओ, टेस्ट इसी संडे से चालू करें इस चैप्टर नंबर 1 बुक्स में। खाली तो आप घर पे बैठे हो, इसमें आप कर क्या रहे हो प्रगति एंड हर्ष? घर पे खाली बैठना है सुबह से शाम तक, बस टीवी और ये। स्कूल के पेपर्स हैं प्रगति, स्कूल के पेपर्स कैसे हो रहे हैं इस टाइम? ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमारा भी एक चैप्टर ऑनलाइन हो जाएगा। संडे को होगा हमारा, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे संडे को होते हैं। संडे को आई थिंक कोई भी स्कूल में भी नहीं ले रहा। बुक नहीं है तो इन दैट केस कहीं से थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह एक देख लो, फर्स्ट चैप्टर की तो बात है, ऑनलाइन मिल जाएगी। Can accounts be also defined as a statement of financial transaction? We can say that Sanjani, कि accounts can be defined as a statement of financial transactions. Please next. Okay fine. चलो guys, तो हम नेक्स्ट संडे से टेस्ट चालू करते हैं। टेस्ट कैसे लेना है हम दैट केस वो आपको बता देंगे कि टेस्ट किस तरीके से करना है। ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग जो है हमारा फिक्स्ड है, संडे मॉर्निंग 10 to 12 के बीच में हमारे टेस्ट होते हैं। पूरे साल टेस्ट चलेंगे एंड एस टी एस के रिवर पूरे साल टेस्ट चलेंगे हमारे। हर संडे टेस्ट होता है, हर संडे हमारा पूरे साल भर टेस्ट चलता है। पूरे साल में 30 to 40 टेस्ट के बीच में हम लेते हैं। बस जिस टाइम पे एग्जाम्स होंगे उस टाइम पे थोड़ा सा टेस्ट हम छोड़ देंगे, अदरवाइज पूरा साल टेस्ट चलेगा। ठीक है गाइस, सो आज के लिए यहीं पे थैंक यू वेरी मच। तो हम आपको फ्राइडे को मिलते हैं। बाय।